पारिवारिक यात्रा से ठीक एक दिन पहले जब मेरे कमरे के कोने में मेरा सूटकेस पूरी तरह से पैक रखा हुआ था, मेरा बेटा मेरे पास आया और उसने बड़ी शांति से कहा, माँ, इस बार आपके लिए जगह नहीं है। मैंने उस सूची की तरह देखा। 42 रिश्तेदारों और दोस्तों के टिकट बुक थे, लेकिन उस पूरी सूची में मेरा नाम कहीं नहीं था। उस पल मेरा खून जम गया। मैं रोई नहीं, मैंने कोई हंगामा नहीं किया, बस मैं चुप रही। जब वे सब एयरपोर्ट और बस स्टैंड के लिए निकले तो मैंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरा नाम मीरा है और मेरी उम्र 63 साल है। पिछले 50 साल से मेरी जिंदगी का हर एक पल, मेरा हर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के दर्द इर्द गिर्द घूमता था, मेरा बेटा राहुल। जयपुर के इस पुराने लेकिन शांत मोहल्ले में लोग मुझे एक आदर्श और संस्कारी माँ के रूप में जानते हैं। मैंने एक स्कूल में पढ़ाया, रात रात भर जागकर लोगों के कपड़े सिले ताकि राहुल को कभी यह महसूस ना हो कि उसके सिर पर पिता का साया नहीं है। जब वह महज 6 महीने का था तब उसके पिता हमें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा, कभी एक पैसा नहीं भेजा। मैंने अकेले दम पर उसे पाला, अपनी खुशियाँ, अपने शौक, अपनी नींद, सब कुछ राहुल के भविष्य के नींव में चिनवा दिया। जब दूसरे बच्चे अपने माता पिता के साथ छुट्टियां मनाने जाते थे तब मैं ओवर टाइम करती थी ताकि राहुल के लिए एक नई साइकिल खरीद सकूं। जब वह बीमार होता तो मैं रात भर उसके सिरहाने बैठकर पट्टियां बदलती। और आज उसी राहुल ने मुझसे कहा कि उसके सफर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। यह सब पिछले मंगलवार की सुबह शुरू हुआ। मैं रसोई में खड़ी नाश्ते के बर्तन धो रही थी। नल से गिरते पानी की आवाज के बीच मुझे राहुल के कदमों की आहट सुनाई दी। वह उस दिन बहुत सुबह ही मेरे घर आ गया था, जो कि अपने आप में एक अजीब बात थी। 48 साल का राहुल अब अपनी पत्नी प्रिया के साथ एक नए और पॉश इलाके में रहता है और बिना किसी काम के वो कभी इतनी सुबह मुझसे मिलने नहीं आता। वह डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया और अपनी उंगलियों से मेज को थपथपाने लगा। यह उसकी पुरानी आदत थी। जब भी वह नर्वस होता था वह ऐसा ही करता था। मैंने तौलिए से अपने हाथ पोंछे और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पलटी। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखे बिना ही जवाब दिया, माँ, मुझे इस साल की ट्रिप के बारे में बात करनी है। हर साल गर्मियों में हमारा पूरा परिवार एक साथ एक रिजॉर्ट या किसी हिल स्टेशन पर जाता था। पिछले 15 साल से यह हमारी एक पारिवारिक परंपरा थी और हर साल इस यात्रा की पूरी जिम्मेदारी मेरी होती थी। सबके लिए नाश्ता बनाना, टिकट का ध्यान रखना, दवाइयाँ पैक करना, बच्चों के लिए स्नैक्स बनाना, यह सब मैं ही करती थी। मुझे लगा वह मुझसे वही बात पूछने आया है। मैंने उत्साह से कहा, हाँ बेटा, बता, इस बार मैं क्या क्या बनाकर रख लूं? मठरी और लड्डू बांध दूं? राहुल ने एक गहरी सांस ली और अचानक उसकी आवाज में एक ऐसी रूखाई आई गई जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। दरअसल माँ, इस बार सब कुछ अलग होने वाला है। हमने तय किया है कि हम सब एक बड़ी लग्जरी बस बुक करके जाएंगे, एक ग्रुप टूर की तरह। बहुत मजा आएगा। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत ही बढ़िया विचार है। हम कब निकल रहे हैं? राहुल ने असहज होकर अपना गला साफ किया। यहीं पर एक छोटी सी समस्या है माँ, बस में सीटों की संख्या सीमित है। हमने 42 लोगों की बुकिंग पक्की कर ली है और उसमें अब कोई जगह नहीं बची है। आपके लिए जगह नहीं है। उसकी यह बातें मेरे दिमाग तक पहुंचने में कुछ सेकंड लग गए। मेरे हाथ से वही चीनी मिट्टी का कप जिसे मैं अभी अभी धोकर पूछ रही थी फिसलकर जमीन पर गिर गया। छन से आवाज हुई और कप के दर्जनों टुकड़े फर्श पर बिखरे गए, ठीक वैसे ही जैसे उस पल मेरे सीने के अंदर मेरा दिल टूट बिखर बिखर गया था। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने फर्श पर बिखरे टुकड़ों को देखते हुए फुसफुसाकर कहा, 42 लोग जा रहे हैं लेकिन मेरे लिए जगह नहीं है। राहुल तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह साफ तौर पर इसी स्थिति से भागना चाहता था। देखिए माँ, इस बार हम चाहते हैं कि ट्रिप थोड़ी ज्यादा डायनेमिक हो, मतलब युवा लोग, ज्यादा शोर शराबा, तेज संगीत। आप वहाँ बहुत असहज महसूस करेगी। आप यही घर पर रहकर आराम कीजिए। आपको भी तो अपने लिए समय चाहिए ना। मैं धीरे से नीचे झुकी और उन टूटे हुए टुकड़ों को समेटने लगी, मुख्य रूप से इसलिए ताकि राहुल मेरी आंखों से भर आए उन आंसुओं को ना देख सके जो मेरी पलकों पर भारी हो रहे हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ठीक ठीक, कौन कौन जा रहा है राहुल? मैंने सुना कि उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला। जाहिर है मैं और प्रिया जा रहे हैं। प्रिया के माता पिता है, मेरे चचेरे भाई रोहित और उनका परिवार है, चाचा जी है। भले ही हम उनसे साल में एक बार मिलते हैं,
प्रिया के ऑफिस के कुछ दोस्त हैं, शायद आप उन्हें नहीं जानती। काम वाली बाई कमला भी जा रही है, क्योंकि इतने लोगों का ध्यान रखने और सफाई के लिए किसी की तो जरूरत पड़ेगी। और हाँ, शर्मा जी का बुनरो भी जा रहा है। ब्रूनो, मैंने कांच के टुकड़ों को हाथ में पकड़ते हुए ही पूछा। हाँ माँ। शर्मा जी का कुत्ता, वह भी तो परिवार का हिस्सा ही है ना। मैं वही फर्श पर बैठी की बैठी रह गई। मेरे हाथ सुन पड़ गए। उन अजनबियों के कुत्ते के लिए उस पारिवारिक यात्रा में जगह थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। वह औरत जिसने पिछले 15 सालों तक इन यात्राओं की हर छोटी बड़ी चीज का इंतजाम किया था, जिसने इस परिवार के लिए हजारों रोटियां सेकी थी, जिसने बीमार बच्चों की उल्टियां साफ की थी, जिसने राहुल को घर का डाउन पेमेंट भरने के लिए अपने जीवन भर की बचत दे दी थी, आज उस औरत की कीमत एक कुत्ते से भी कम हो गई। माँ प्लीज इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए, राहुल ने झकलाहट भरी आवाज में कहा। सिर्फ एक हफ्ते की ही तो बात है। आप हमेशा हम सबकी देखभाल में लगी रहती है। अब टीवी देखिए, आराम से सोइए, यह आपके लिए भी एक छुट्टी की तरह ही होगा। मैं बहुत धीरे धीरे खड़ी हुई। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे 63 साल का पूरा वजन मेरी रीढ़ की हड्डी पर आ गया हो। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा। वह आदमी जो पैदा होने के बाद से मेरी पूरी दुनिया का केंद्र था, आज मैंने उसे पहली बार उसके असली रूप में देखा। मैंने देखा कि कैसे वह मेरी नजरों से बच रहा था, कैसे वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे मेरा दुख उसके लिए सिर्फ एक समय की बर्बादी हो। मैंने बहुत शांत आवाज में उससे पूछा, क्या तुमने सबको बता दिया है कि मैं नहीं जा रही हूँ? राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, प्रिया को लगा कि यही सही रहेगा, ताकि एक और मौके पर कोई असहज स्थिति पैदा ना हो। प्रिया, जाहिर है यह मेरी बहू का ही विचार था। पिछले 8 सालों से जब से राहुल की उससे शादी हुई थी, मैंने देखा था कि कैसे वह बहुत ही चालाकी से मुझे मेरे ही बेटे की जिंदगी से हंसी पर धकेलती जा रही थी। पहले पारिवारिक डिनर मेरे घर से उनके घर शिफ्ट हुए, फिर बड़े फैसलों में मेरी राय लेनी बंद कर दी गई, और मुझे चीजें तब पता चलती जब वे पहले ही तय हो चुकी होती है। और अब यह मैं समझ गई। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। राहुल के चेहरे पर एक राहत की सांस नजर आई। मुझे पता था माँ कि आप समझ जाएगी, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। वह आगे बढ़ा और मेरे गाल पर एक जल्दी सा चुम लिया। यह वो वाला चुमना था जो आप तब करते हैं जब आप किसी से जल्दी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हम कल सुबह बहुत जल्दी निकल रहे हैं, तो शायद हम आपसे मिल ना पाए। अपना ध्यान रखिएगा। और बस बिना किसी और सफाई के वह वहां से चला गया। मैंने सुना कि उसकी कार स्टार्ट हुई और उसकी आवाज दूर जाते जाते पूरी तरह से गायब हो गई। मैं उस खाली रसोई में अपने पैरों के पास बिखरे टूटे कप के टुकड़े के साथ ना जाने कितनी देर तक अकेली खड़ी रही। मैंने 50 साल तक सिंगल मदर के तौर पर बिताए थे। मैंने अपने लिए आए शादी के हर रिश्ते को ठुकरा दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को कभी सौतेले पिता का ताना सुनना पड़े। मैंने नई साड़ियां नहीं खरीदी, अपने गहने तक बेच दिए ताकि राहुल एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सके। जब दूसरे बच्चों के पिता उनके ग्रेजुएशन ने तालियां बजा रहे थे, तब मैं वहां अकेली खड़ी होकर रो रही थी। जब राहुल का पहली प्रेमिका से ब्रेकअप हुआ था, तब पूरी रात मैंने उसके बाल सहलाए थे। और आज वह 63 साल की उम्र में मुझे यह पता चल रहा है कि मेरे उसे निस्वार्थ प्रेम, मेरे उस पूरे जीवन के बलिदान का अंतिम परिणाम यह था कि एक बार में मेरे लिए जगह नहीं है, लेकिन एक अजनबी के कुत्ते के लिए जगह है। उस रात में एक पल के लिए भी सो नहीं पाई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही और उन तमाम मौकों को याद करती रही जब मैंने हाँ कहा था, जबकि मुझे ना कहना चाहिए था। वो हर बार जब मैंने राहुल की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा था। वो हर बार जब मैंने उसके बुरे व्यवहार को यह कहकर सही ठकराया था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, लेकिन यह अपनी जिंदगी होना नहीं था। यह क्रूरता थी, यह शुद्ध स्वार्थ था। अगली सुबह ठीक 6 बजे मुझे अपने घर के बाहर एक भारी इंजन की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया और बाहर देखा। वह एक विशाल और शानदार बस थी। मैंने देखा कि राहुल वहां खड़ा होकर सामान रखवा रहा था। प्रिया एक सेनापति की तरह सबको निर्देश दे रही थी कि कौन सा बैग कहाँ जाएगा, और फिर लोगों ने बस में चढ़ना शुरू किया। मैंने एक एक करके उन्हें गिना, 1 2 3, पूरे 42 लोग। मैंने उन चेहरों को देखा जिन्हें मैं जानती थी, और उन चेहरों को भी जिन्हें मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था।
मैंने अपनी पुरानी कामवाली कमला को एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बस में चढ़ते देखा। मैंने उन चाचा जी को देखा जिन्होंने पिछले 2 सालों से संपत्ति के एक विवाद के कारण मुझसे बात तक नहीं की थी। मैंने शर्मा जी और उनके कुत्ते भ्रूणों को देखा। 42 लोग उस बस में चढ़े, 42 लोग जिन्हें मेरे बेटे ने अपनी जन्म देने वाली माँ से ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा कीमती और ज्यादा जरूरी समझा। राहुल ने बस में चढ़ने से ठीक पहले 1 सेकंड के लिए मेरी खिड़की की तरफ देखा। हमारी नजरें एक पल के लिए मिली। मैं शायद उस पल भी यह उम्मीद कर रही थी कि शायद उसके अंदर कोई अपराध बोध जागेगा, शायद वह मुझे अलविदा कहेगा या शायद वह अपना फैसला बदल देगा। लेकिन उसने बस अपनी नजरें चुरा ली और बस के अंदर चला गया। जब वह बस मेरी आंखों से ओझल हो गई तो मेरे अंदर कुछ ऐसा टूटा जो हमेशा के लिए बदल गया। यह सिर्फ दर्द नहीं था, हालांकि मुझे बहुत भयानक दर्द हो रहा था। यह सिर्फ उदासी नहीं थी, हालांकि मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। यह कुछ और था। यह एक बहुत गहरी, बहुत ठंडी सी शांति थी। वह उस औरत की मौत थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर दी थी, और यह उस औरत का जन्म था जिसे अभी अभी यह एहसास हुआ था कि उसे अब और ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस कहानी को यहाँ तक सुन रहे हैं और अगर आपने भी जीवन में कभी अपने ही खून, अपने ही सबसे करीबियों से ऐसा धोखा खाया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप भारत के किस शहर या किस राज्य से मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे इस दर्द की आवाज कहाँ तक पहुंची है। उनके जाने के बाद के पहले 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे शांत दिन थे। उस शांति में एक अजीब सा शोर था जो मुझे अंदर तक खा रहा था। मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि मेरा फोन दिन भर में कितनी बार बजता था। कभी राहुल का फोन यह पूछने के लिए कि उसकी गाड़ी की चाबियां कहाँ रखी है, कभी प्रिया का फोन यह पूछने के लिए कि मेरे हाथ की उस खास दाल मखनी की रेसिपी क्या है, तो कभी पड़ोसियों का फोन यह पूछने के लिए कि क्या मैं कुछ घंटों के लिए उनके बच्चों को संभाल सकती हूँ, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे हमेशा व्यस्त रहना पसंद है। लेकिन अब वह सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं अपनी ही रसोई में फ्रिज के कंप्रेसर की भिनभिनाहट सुन सकती थी। मैं दीवार पर टंगी उस पुरानी घड़ी की टिक टिक सुन सकती थी जो मेरी माँ ने मुझे 30 साल पहले दी थी। उस खाली घर में मेरे अपने कदमों की आहट मुझे डरा रही थी। पहले दिन मैंने खुद को व्यस्त रखने की बहुत कोशिश की। मैंने उन कमरों को साफ किया जो पहले से ही साफ थे। मैंने अलमारियों के कपड़े निकालकर दोबारा तय किए। मैंने उन पौधों में पानी डाला जिन्हें पानी की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन दूसरे दिन जब मैं सुबह उठी और मुझे एहसास हुआ कि आज मेरे पास करने के लिए कोई जरूरी काम नहीं है, सुलझाने के लिए कोई पारिवारिक संकट नहीं है, किसी और के लिए खाना पकाने की कोई मजबूरी नहीं है, तो मैं अपने पुराने सोफे पर बैठ गई और दशकों में पहली बार मैं सिर्फ अपने लिए मौजूद थी। वह पल बहुत डरावना था। 50 सालों तक मेरी पहचान पूरी तरह से राहुल की माँ होने में ही सिमटी हुई थी। मीरा जो हमेशा उपलब्ध रहती है, मीरा जो कभी किसी काम के लिए ना नहीं कहती, मीरा जो सबकी हर समस्या का समाधान निकाल देती है। उस जिम्मेदारी के बिना मैं असल में कौन थी? मुझे अपना खुद का वजूद एक खाली लिफाफे की तरह लगने लगा था। तीसरे दिन मैंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसमें महीनों बल्कि सालों से टाल रही थी। छत पर बने उस पुराने स्टोर रूम की सफाई, वहां दर्शकों की यादें, पुराने बक्से और ना जाने कितना ऐसा सामान पड़ा था जिसका सामना करने की हिम्मत मैं कभी नहीं जुटा पाई। हमेशा कोई ना कोई बहाना होता था। कभी राहुल को किसी काम में मेरी मदद चाहिए होती थी, कभी घर में कोई मेहमान आ जाता था, या कभी मैं परिवार की देखभाल करते करते इतनी थक जाती थी कि सीढ़ियां चढ़ने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन आज कोई बहाना नहीं था। मैं धीरे धीरे छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मेरे घुटनों में हर कदम के साथ एक हल्का सा दर्द उठ रहा था जो मेरी उम्र को और मेरी थकान दोनों की गवाही दे रहा था। जब मैंने स्टोर रूम का जंग लगा दरवाजा खोला तो अंदर एक अजीब सी धुम्मस और फिनाइल की गोलियों की गंध मेरा स्वागत किया। छोटी सी खिड़की से छनकर आ रही धूप में धूल के कण नाच रहे थे। मैं लकड़ी के फर्श पर बैठ गई और मैंने सामने रखा पहला लोहे का बक्सा खोला। उसमें तस्वीरें थी, हजारों तस्वीरें,
बचपन का राहुल, स्कूल के पहले दिन का राहुल, हर वह जन्मदिन, हर ग्रेजुएशन, उसकी जिंदगी का हर एक अहम पल उन तस्वीरों में कैद था। लेकिन उन हजारों तस्वीरों में से मैं शायद किसी तस्वीर में थी। मैं हमेशा कैमरे के पीछे रहने वाली इंसान थी, और अगर किसी तस्वीर में मैं दिख भी जाती तो वह हमेशा किनारे पर होती थी, मुस्कुराती हुई, लेकिन साफ तौर पर थकी हुई। मेरी आंखों के नीचे वह काले घेरे उन अनगिनत रातों की कहानी कह रहे थे, जो मैंने अपने बीमार बेटे की देखभाल करते हुए या अपनी सिलाई मशीन पर झुककर दूसरों के कपड़े सिलते हुए बिताई थी। मुझे एक तस्वीर मिली जिसमें 7 साल का राहुल अपनी नई साइकिल के साथ खड़ा था। मुझे वह दिन बहुत अच्छी तरह से याद था। उस साइकिल को खरीदने के लिए मैंने 3 महीने तक लगातार 2 शिफ्टों में काम किया था। मैंने अपनी सोने की वह 2 चूड़ियां भी गिरवे रख दी थी, जो मेरी सास ने मुझे दी थी। तस्वीर में राहुल खुशी से चमक रहा था, लेकिन मैं उसमें नहीं थी। मैं हमेशा की तरह उस खुशी को सिर्फ देख रही थी, उसे जी नहीं रही थी। मैं उन यादों को पलट रही थी कि तभी मेरी नज़र एक बहुत ही पुराने और मोटे भूरे रंग के लिफाफे पर पड़ी। उस लिफाफे पर मेरे स्वर्गीय पिता की लिखावट में मेरा नाम लिखा था, मेरी प्यारी बेटी मीरा के लिए। मेरा हाथ कांपने लगा। मेरे पिता का निधन 6 साल पहले हुआ था। मैंने धीरे से उस लिफाफे को खोला। उसके अंदर कई सारे कानूनी दस्तावेज थे, जमीन के कागजात, कुछ पुराने एग्रीमेंट और 5 साल पुराने बैंक के स्टेटमेंट। जैसे जैसे मैं उन्हें पढ़ने लगी, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मेरे पिता ने अपने पीछे मेरे नाम पर 2 संपत्तियां छोड़ी थी, एक मुख्य बाजार में बनी एक व्यावसायिक दुकान और शहर के बाहरी इलाके में एक मकान जो किराए पर चढ़ा हुआ था। दस्तावेजों के अनुसार उन दोनों संपत्तियों से हर महीने लगभग 80,000 का किराया आता था। 80,000 महीना, एक ऐसा पैसा जिसकी मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी थी। मेरी सांसें उखड़ने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे इस बारे में भी कुछ पता ना हो। मैंने घबराहट में कागजातों को और पलटा, तभी मुझे एक पत्र मिला। यह पत्र वकील शर्मा जी की तरफ से राहुल को लिखा गया था और इस पर 4 साल पहले की तारीख पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से उस पत्र को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, प्रिय राहुल जी, जैसा कि हमारी पिछले मंगलवार को हुई बैठक में तय हुआ था, हम आपके द्वारा मांगे गए पावर ऑफ अटर्नी मुक्तनामा के ट्रांसफर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी माता श्रीमती मीरा जी की संपत्तियों से होने वाली आय सीधे उसी बैंक खाते में जमा की जाएगी जो आपने हमें बताया है। जैसा कि आपने कहा है कि यह उनकी ही इच्छा है। हालांकि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपकी माताजी को व्यक्तिगत रूप से आकर इन कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। केवाईसी के नियम के अनुसार आपके शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। अब तक हमें केवल वही दस्तावेज मिले जिन पर आप कहते हैं कि उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन हमें कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध बनाने के लिए एक बार उनसे आमने सामने मिलना ही होगा। मेरे हाथों की कंपी अब पूरे शरीर में फैल चुकी थी। पत्र में आगे लिखा था, मैं पिछले 4 सालों के बैंक स्टेटमेंट भी साथ में भेज रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर महीने 80,000 की आय लगातार आपके खाते में आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इन पैसों का इस्तेमाल आपके माताजी की देखभाल और उनकी भलाई के लिए ही किया जा रहा होगा, जैसा कि आपने हमें सौंपे गए दस्तावेजों में दावा किया है। 80,000 महीना, 12 महीने, 4 साल। मैंने अपने दिमाग में हिसाब लगाया, लगभग 38 लाख। पिछले 4 सालों से राहुल हर महीने वह पैसा अपने खाते में ले रहा था जो कानूनी और नैतिक रूप से मेरा था। मैं उस धूल भरे स्टोर रूम के फर्श पर बैठ गई। मेरे चारों तरफ उस जीवन की यादें बिखरी पड़ी थी जिसे मैंने पूरी तरह से अपने बेटे को समर्पित कर दिया था, और मेरे हाथों में उस बात का पक्का सबूत था कि वह बेटा सालों से मुझे लूट रहा था। मुझे याद आया कि पिछले 4 साल जब मैंने पैसों की तंगी झेली थी, जब मेरे दांतों के भयानक दर्द था, तो मैं रूट कैनाल का खर्च उठाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने दर्द की गोलियां खाकर 6 महीने निकाल दिए थे। जब राहुल ने मुझसे अपने नए घर के डाउन पेमेंट के लिए मदद मांगी थी, तो मैंने अपनी माँ की दी हुई आखिरी सोने की चेन बेचकर उसे 5 लाख दिए थे। और यह सब तो अब रहा है जब वह हर महीने मेरे नाम के 80,000 चुपचाप अपने खाते में डाल रहा था। मैंने बक्से को और खंगाला। अब मेरा मकसद बदल चुका था। मुझे वकील शर्मा जी के और भी पत्र मिले, और हर पत्र पिछले पत्र से ज्यादा सख्त भाषा में लिखा गया था। हर पत्र में मेरे व्यक्तिगत रूप से आकर हस्ताक्षर करने की मांग की गई थी। आज से ठीक 2 साल पहले लिखे गए
आखिरी पत्र में लिखा था कि क्योंकि आपकी माताजी व्यक्तिगत रूप से आकर अपनी पहचान सत्यापित नहीं कर पाई है, इसलिए हमने किराए की रकम को अपने खाते में ट्रांसफर करना तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। जब तक कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक सारा पैसा एक ऐसे सुरक्षित खाते में जमा होता रहेगा। इसका मतलब यह था कि पिछले 2 सालों का पैसा, जो लगभग 2 लाख से करीब था, किसी बैंक खाते में मेरा इंतजार कर रहा था। लेकिन राहुल ने मुझे कभी इस बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। उसने कभी मेरे पिता का जिक्र नहीं किया, कभी उन संपत्तियों के बारे में न बात की, और जब भी मुझे आर्थिक मदद की जरूरत पड़ी तो उसने हमेशा मुझे यह महसूस कराया कि मैं उस पर एक बोझ हूँ। तभी नीचे से मेरे फोन की घंटी बजने की आवाज आई। एक पल के लिए मेरा दिल वैसे ही धड़का जैसे हमेशा राहुल का फोन आने पर धड़कता था, लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। इस बार मैं भागकर फोन उठाने नहीं गई। मैं वहीं उस धूल भरे कमरे में बैठी रही, अपने बेटे के धोखे के उन तमाम सबूतों के बीच। फोन बजना बंद हुआ, फिर दोबारा बजा और फिर से बजा। आखिरकार मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। फोन की स्क्रीन पर लिखा था राहुल कॉलिंग, और साथ में 6 मिस कॉल थी, 3 मैसेज भी थे। माँ, फोन उठाइए। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। माँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रही है? अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार मैं राहुल की किसी भी काल्पनिक परेशानी को सुलझाने के लिए दौड़ी नहीं। इसके बजाय मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई और आराम से कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी। 4 सालों तक मेरे बेटे ने मेरा पैसा चुराया था। उसने कानूनी दस्तावेजों पर मेरे फर्जी हस्ताक्षर किए थे। उसने मेरे पिता की संपत्ति के बारे में मुझसे झूठ बोला था, और यह सब उससे तब किया जब मैं पाई पाई को मोहताज थी, जब मैं उसे अपनी जमा पूंजी को कर्ज दे रही थी, जब मैं इस बात से डरती थी कि कहीं बुढ़ापे में मैं उस पर आर्थिक रूप से बोझ ना बन जाऊं। फोन फिर से बजा। इस बार मैंने फोन उठा लिया। माँ, भगवान का शुक्र है। राहुल की आवाज बहुत तनाव में लग रही थी, लगभग हताश। मैं सुबह से आपको फोन कर रहा हूँ, आप कहाँ थी? मैं कुछ काम में व्यस्त थी। मैंने एक ऐसी शांति के साथ जवाब दिया जिसने मुझे खुद हैरान कर दिया। देखिए माँ, एक छोटी सी समस्या हो गई है और मुझे आपकी मदद चाहिए। कुछ कानूनी कागजात हैं जिन पर मुझे तुरंत आपके दस्तखत चाहिए। यह नाना जी की छोड़ी हुई कुछ पुरानी संपत्तियों के बारे में है। बहुत उबाऊ कानूनी बातें हैं, लेकिन वकील कह रहा है कि सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए आपके असली हस्ताक्षर की जरूरत है। उसके इस ठेकाई ने मेरी सांसें रोक दी। 4 साल तक मुझे लूटने के बाद अब वह मुझे ट्रिप के बीच से फोन कर रहा था। वह यह नाटक कर रहा था कि उसे अभी अभी इन संपत्तियों के बारे में पता चला है, ताकि वह मुझे बेवकूफ बनाकर उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा सके जो उसके इस धोखे को कानूनी रूप से देंगे। किस तरह की संपत्तियां? मैंने यह पूछा, देखने के लिए कि वह अपने पर इस झूठ को और कितना आगे ले जा सकता है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है माँ, आप जानते ही हैं कि यह कानूनी मामले कितने पेचीदा होते हैं, लेकिन वकील का कहना है कि अगर हमने इसे जल्दी नहीं सुलझाया तो हम सब कुछ हो सकते हैं। जब मैं ट्रिप से वापस आऊंगा तो क्या आप मेरे साथ बैंक चलेगी? मैं आपको घर से पिक कर लूंगा। राहुल, मैंने बहुत धीरे से कहा, क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम्हें इन संपत्तियों के बारे में अभी अभी पता चला है? फोन की दूसरी तरफ एक बहुत लंबा सन्नाटा छा गया। हाँ माँ, हाँ। वकील ने मुझे आज सुबह को फोन किया था। जाहिर तौर पर वह सालों से हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। सालों से कम यह बात तो सच थी। और तुम्हें उससे कभी कोई चिट्ठी नहीं मिली? तुम्हें कभी इन संपत्तियों से आने वाले किराए के बारे में कुछ पता नहीं चला? एक और लंबा सन्नाटा। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही है? मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर ऐसी चीज महसूस की जो मैंने दशकों से महसूस नहीं की थी। एक बहुत ही ठंडी, स्पष्ट और गहरी आग जो मेरे खून में बिजली की तरह दौड़ रही थी। यह वह तेज गुस्सा नहीं था जो मुझे जवानी में आता था। यह कुछ और था, कुछ बहुत ही खतरनाक। यह एक ऐसी औरत का गुस्सा था जो आखिरकार नींद से जाग चुकी थी। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, मैंने जवाब दिया। तुम अपनी ट्रिप से वापस आ जाओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन माँ, यह बहुत जरूरी है। मैंने फोन काट दिया। मेरा बेटा, जो 50 सालों तक मेरी दुनिया का केंद्र था, अभी अभी मेरे मुंह पर मुझे ठगने की कोशिश कर रहा था, और उसे यह पूरा यकीन था कि मैं इतनी बेवकूफ या इतनी अंधी हूँ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। मैं अपनी उस शांत रसोई में बैठी रही। अब मुझे इस सन्नाटे से डर नहीं लग रहा था, और संपत्ति जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ ऐसा करने की योजना बनानी शुरू की जिसका मेरे परिवार की देखभाल करने से कोई लेना देना नहीं था।
मैंने यह योजना बनानी शुरू की कि मैं अपनी जिंदगी वापस कैसे लूंगी। गुरुवार की सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे दिमाग में एक ऐसी स्पष्टता थी जो मैंने सालों से महसूस नहीं की थी। दशकों में पहली बार मैं यह सोच कर नहीं उठी थी कि आज राहुल को क्या चाहिए होगा या आज मुझे परिवार का कौन सा संकट टालना है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचकर उठी थी। नाश्ता करने के बाद मैंने उसी लो फॉर्म को फोन किया जिसका नाम उन पुरानी चिट्ठियों पर छपा हुआ था। मुझे स्टोर रूम से मिली थी। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि वकील शर्मा जी मुझे उसी दोपहर मिल सकते हैं। दोपहर को जब मैं शर्मा जी के ऑफिस में दाखिल हुई तो वह अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। श्रीमती मीरा जी, उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सालों से इस मुलाकात का इंतजार कर रहा था। शर्मा जी करीब 60 साल के एक उलझे हुए इंसान लग रहे थे। उनके चेहरे पर राहत और चिंता दोनों के भाव एक साथ थे। उनका ऑफिस मोटी मोटी कानूनी किताबों से भरा था और उनके मेज पर उनके परिवार की एक तस्वीर रखी थी। उन्हें देखकर मुझे अपने स्वर्गीय पिता की याद आ गई। शर्मा जी, मुझे यह समझना है कि मेरे पिता की वसीयत और संपत्तियों के साथ असल में क्या हो रहा है। मैंने सीधे मुद्दे की बात की। उन्होंने अपनी कुर्सी ठीक की और मेरे नाम की एक बहुत मोटी फाइल खोली। आपके पिताजी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आपके लिए 2 संपत्तियां छोड़ गए थे। एक मुख्य बाजार में बनी हुई दुकान जो पिछले 8 सालों से किराए पर है और शहर के बाहर एक मकान जो भी अच्छे किराए पर चढ़ा हुआ है। उन्होंने कई सारे कागजात निकाले और मेरी तरफ मेज पर फैला दिए। इन दोनों से आने वाला कुल किराया बहुत स्थिर रहा है, लगभग 80,000 महीना। जब 6 साल पहले आपके पिता का निधन हुआ तो यह सारी आय सीधे आपके खाते में आनी चाहिए थी, लेकिन मुझे कभी एक भी पैसा नहीं मिला। मैंने कहा। मेरी आवाज में एक हल्की सी कंपन थी जिसे मैं छिपा नहीं पाई। बिल्कुल, शर्मा जी ने सिर हिलाया। 4 साल पहले आपका बेटा राहुल हमारे पास कुछ दस्तावेज लेकर आया था जिन पर आपके हस्ताक्षर थे। उन दस्तावेजों के जरिए उसके आपकी वित्तीय और कानूनी जिम्मेदारियां संभालने का पावर ऑफ अटर्नी मुक्तनामा अपने नाम का करवा लिया था। शर्मा जी ने मुझे उन दस्तावेजों की एक कॉपी दिखाई। वहां मेरा नाम लिखा था और उसके ऊपर जो मेरे हस्ताक्षर थे वह काफी हद तक मेरे जैसे ही लग रहे थे, लेकिन वह साफ तौर पर मेरे नहीं थे। जब मैं हस्ताक्षर करती हूँ तो आखिर में एक छोटा सा घुमाव देती हूँ जो मैंने बचपन से सीखा था। इन हस्ताक्षरों में वह घुमाव गायब था। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने आप से मिलने और दस्तावेजों की पुष्टि करने के बहुत जिद की थी। वकील साहब ने आगे कहा, लेकिन आपके बेटे के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार रहता था। कभी वह कहता कि आप तीर्थ यात्रा पर गई है, कभी कहता कि आप बहुत बीमार है, तो कभी कहता कि आप डिप्रेशन में है और किसी ना मिलना चाहती। मैंने 2 साल तक उसके इन बहानों पर यकीन किया और हर महीने वह पैसा उसी खाते में ट्रांसफर करता रहा जो उसने बताया था। मेरे पेट में एक अजीब सी रेठन होने लगी। अब उन 2 सालों में कितने पैसे की बात कर रहे हैं? लगभग 19-20 और उस दौरान मैं अपनी माँ के गहने बेचकर राहुल को उसके घर की किस्त भरने के लिए पैसे दे रही थी। लेकिन 2 साल पहले, शर्मा जी ने आगे बताया, मैंने बिना आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति के वह पैसा ट्रांसफर के साफ मना कर दिया। तब से लेकर आज तक वह सारा पैसा एक सुरक्षित एस्क्रो खाते में जमा हो रहा है। ब्याज मिलाकर इस वक्त लगभग 2 लाख उस खाते में आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर मुक्का मार दिया हो। और क्या राहुल यह बात जानता था? बेशक वह जानता था। मैंने उसे और आपको दोनों को कई बार इस बारे में पत्र लिखे हैं, बल्कि पिछले 2 सालों में उसने मुझे अनगिनत बार फोन किया है। हर बार वह ज्यादा से ज्यादा दबाव डालता था कि मैं वह पैसा जारी कर दूं। शर्मा जी थोड़ा आगे की ओर झुके। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। मीरा जी, मुझे आपसे सीधे तौर पर पूछना ही होगा कि आपने अपने बेटे को इन पैसों का इस्तेमाल करने या यह पावर ऑफ अटर्नी लेने की इजाजत दी थी? नहीं, मैंने जवाब दिया। अब मेरी आवाज बिल्कुल स्थिर थी। मैंने कभी किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए। मुझे तो परसों तक यह भी नहीं पता था कि यह संपत्तियां मेरे नाम पर है। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके बेटे ने जो किया है वह दस्तावेजों की जालसाजी और धोखाधड़ी का गंभीर अपराध है। यह कोई पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि एक क्रिमिनल केस है। मैं वकील के ऑफिस से उन तमाम दस्तावेजों की कॉपियां लेकर बाहर निकली। अब मेरे सामने मेरे बेटे का एक ऐसा चेहरा आ चुका था
जिसे मैं कभी देखना नहीं चाहती थी। उसने सिर्फ सालों तक मुझे लुटा ही नहीं था, बल्कि उसने व्यवस्थित तरीके से मेरे हस्ताक्षर जारी किए थे और कानूनी पेशेवरों से झूठ बोला था। उसी शाम जब मैं अपनी रसोई की मेज पर उन सभी दस्तावेजों को सिलसिलेवार ढंग से लगा रही थी, तो मुझे उन पुराने कागजों के ढेर में कुछ ऐसा मिला जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उन कागजों के बीच एक लोन एप्लीकेशन कारण आवेदन की कॉपी थी, जो राहुल ने 6 महीने पहले बैंक में जमा की थी। यह कोई छोटा मोटा लोन नहीं था, यह लाखों के लोन एस्टेट प्रॉपर्टी संपत्ति के एवज में आर और आवेदन था, और इसमें जो संपत्ति गिरवे रखी गई थी वह मेरा घर था। मेरा अपना घर, वो घर जहाँ मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल गुजारे थे, जिसे मैंने अपनी दिन रात की मेहनत से बनाया था, जो मेरी एकमात्र असली जमा पूंजी थी। उन लोन एप्लीकेशन पर भी मेरे ही जाली हस्ताक्षर थे, लेकिन जिस चीज ने मुझे अंदर तक हिला दिया वह थी उस पर लिखी तारीख और बैंक का एक छोटा सा नोट। नोट में लिखा था, शारीरिक सत्यापन और मूल हस्ताक्षर लंबित। राहुल ने न सिर्फ सालों तक मेरा पैसा चुराया था, बल्कि वह मेरे घर को गिरवे रखकर बैंक से 50 लाख निकालने की कोशिश कर रहा था। अगर यह लोन पास हो जाता और राहुल इसे चुका नहीं पाता, जिसकी पूरी संभावना थी क्योंकि वह पहले ही मेरे 1 लाख गायब कर चुका था, वो तो बैंक कर नीलाम कर देता, मैं सड़क पर आ जाती। एक ही झटके में मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मुझे समझ आ गया कि राहुल मुझे उन कानूनी कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए इतना मजबूर क्यों कर रहा था। वह सिर्फ अपने पुराने अपराधों को ही नहीं छिपाना चाहता था, बल्कि वह चाहता था कि मैं बैंक के उन दस्तावेजों पर भी अनजाने में हस्ताक्षर कर दूं, जिससे मेरा घर हमेशा के लिए उसके कर्ज की भेंट चढ़ जाए। मुझे ट्रिप पर ना ले जाने का उसका फैसला कोई दुर्घटना नहीं थी। अगर मैं उस पारिवारिक यात्रा पर जाती और हमेशा की तरह उसकी आज्ञाकारी मां बनी रहती, तो वह शायद ट्रिप के बीच में ही प्यार से मुझे इस कागज पर दस्तावेज करवा लेता और मैं बिना पढ़े कर भी देती। लेकिन मुझे उस ट्रिप से बाहर निकालकर उसने अनजाने में ही मुझे वह अकेलापन और वह समय दे दिया था जो मुझे इस खेपनाक और सच्चाई तक पहुंचने के लिए चाहिए था। उसकी क्रूरता ही मेरी सबसे बड़ी रक्षक बन गई थी। उस रात कई दिनों के बाद मैं बहुत गहरी नींद सोई, इसलिए नहीं कि मेरे मन में कोई शांति थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब मुझे पता था कि मेरा असली दुश्मन कौन है, और मैं यह भी जानती थी कि अब समय आ गया है कि मेरे बेटे को भी यह पता चले कि वो किस औरत से टकराए है। शनिवार की सुबह उस मनुष्य यात्रा के शुरू होने के ठीक 4 दिन बाद सुबह 6 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम देखकर मेरे चेहरे पर एक ऐसी ठंडी मुस्कान आ गई जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। राहुल। मैंने फोन को 5 बार बजने दिया, फिर बहुत इम्तिहान से उठाया। माँ। उसकी आवाज में घबराहट थी, लगभग पागलों जैसी गड़बड़ाहट। भगवान का शुक्र है कि आपने फोन उठाया, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। इमरजेंसी? मैंने अपनी सुबह की चाय का कप भरते हुए बिल्कुल शांत स्वर में पूछा, जैसे यह कोई आम सुबह हो। किसी तरह की इमरजेंसी? यह थोड़ा पेचीदा है माँ। मुझे चाहिए कि आप सोमवार सुबह सबसे पहले बैंक पहुंचे। कुछ कागजात हैं जिन पर आपको तुरंत दस्तखत करने होंगे, वरना हम। खैर, फोन पर समझाना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी रसोई की मेज पर बैठी थी। मेरे सामने वकील शर्मा जी के दिए गए सारे दस्तावेज, वो फर्जी पावर ऑफ अटर्नी और मेरे घर को गिरवे रखकर मांगे गए कुछ लाखों के लोन की कॉपी बड़े करीने से फैली हुई थी। क्या तुम्हारी इस इमरजेंसी का 50 लाख के उस लोन एस्टेट प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है जो तुमने मेरा घर गिरवे रख कर मांगा है? मैंने बहुत ही कोमल और सीधी धीमी आवाज में पूछा। फोन की दूसरी तरफ इतना लंबा सन्नाटा छा गया कि मुझे लगा उसने फोन काट दिया है। माँ, मैं यही हूँ। उसकी आवाज अब कांप रही थी। मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम्हारी इमरजेंसी का उस लोन से कोई संबंध है? मुझे उसकी भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। जब वह आखिरकार बोला तो उसकी आवाज से वह सारा बनावटी लाड प्यार गायब हो चुका था। आपको यह सब कैसे पता चला? यह सवाल उस इंसान के मुंह से बहुत अजीब लग रहा है जिसने सालों तक कानूनी कागजातों पर मेरे जाली हस्ताक्षर किए हैं। राहुल। मेरी आवाज हर शब्द के साथ और ठंडी होती जा रही थी। माँ, मेरी बात सुनिए। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं राहुल, अब तुम मेरी बात सुनोगे। पिछले 4 सालों से तुम मेरा वह पैसा चुरा रहे हो जो कानूनी रूप से मेरा था। तुमने वकीलों से झूठ बोला, बैंक से झूठ बोला
और मुझसे झूठ बोला, और अब मुझे पता चला है कि तुम उस घर को, जिस घर में मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल गुजारे हैं, इस घर को तुम गिरवे रखकर ऐसा लोन लेने की कोशिश कर रहे थे जिसे तुम कभी नहीं चुका पाते। यह चोरी नहीं है। वह अचानक जोर से चिल्लाया। मैंने जो कुछ भी किया वह आपकी भलाई के लिए किया था। आप एक बुजुर्ग महिला है, आपको इन जटिल वित्तीय मामलों की कोई समझ नहीं है। मेरी भलाई। मेरी आवाज अब तेज हो गई थी। राहुल, जब तुम मेरी भलाई कर रहे तब मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करवाने के लिए अपनी बचत के पैसे तोड़ रही थी। जब तुम मेरी सुरक्षा कर रहे तब मैं तुम्हारे नए घर के डाउन पेमेंट के लिए अपनी माँ के गहने बेच रही थी। उस वक्त मेरी सुरक्षा कहाँ थी वो अलग बात है। उसने बचाव की मुद्रा में कहा, मुझे वो पैसे कुछ बहुत जरूरी निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए थे। कैसे निवेश राहुल? वैसे ही निवेश जिनमें तुमने मेरे 1 लाख डुबो दिए। फिर से सन्नाटा। जब राहुल दोबारा बोला तो उसका लहजा पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह एक शातिर व्यापारी की तरह बात कर रहा था। देखिए म्या, यह सब बहुत आसानी से सुलझ सकता है। अगर आप सोमवार को बैंक आकर उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दे तो हमें वह लोन मिल जाएगा। मैं अपनी सारी देनदारियां चुका दूंगा और उसके बाद मैं आपको ब्याज समेत आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। उसकी इस बेशर्मी ने एक पल के लिए मेरे सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली। राहुल, मैंने आखिरकार कहा, क्या तुम मुझसे यह कह रहे हो कि मैं तुम्हारे और ज्यादा पैसे चुराने के लिए कानूनी अनुमति दे दूं? यह चोरी नहीं है। वह फिर से चीखा। मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। जो कुछ भी आपका है वह आखिर मेरा ही तो है, होने वाला है। जो कुछ मेरा भी है वह तुम्हारा ही होने वाला है। मैंने उसके शब्दों को दोहराया। तो क्या तुमने यह मान लिया है कि मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी संपत्तियां सब पहले से ही तुम्हारी है? तकनीकी रूप से देखे तो हाँ, आपके मरने के बाद तो सब मेरा ही होगा। मैंने फोन काट दिया। मैं अपनी कुर्सी पर बैठी बैठी कांप रही थी। यह डर या दुख की कंपी नहीं थी। यह एक ऐसा शुद्ध और उग्र गुस्सा था जिसने मेरी रूह को झकझोर कर दिया था। वह 50 साल तक मैंने इस इंसान को पाला था। मैंने उसे अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा, अपने सपने सब कुछ दे दिया था और वह मुझे सिर्फ एक ऐसी चीज समझता था जिसने मरने का वह इंतजार कर रहा था ताकि उसे विरासत मिल सके। फोन तुरंत दोबारा बजने लगा। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले 1 घंटे तक कुछ मिनटों में फोन बजता रहा। आखिरकार मैंने फोन का तार ही प्लग से बाहर निकाल दिया। उस शनिवार मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने दशकों में नहीं किया था। मैंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद पर केंद्रित किया। मैंने अपने सारे वित्तीय दस्तावेजों, बैंक खाते और संपत्तियों का बहुत ही बारीकी से हिसाब लगाया। मैंने एक सूची बनाई कि मेरे पास क्या है और मुझे क्या चुकाना है। जो निष्कर्ष निकल कर सामने आया उसने मुझे हैरान कर दिया। राहुल की उन अंतहीन इमरजेंसी के बिना, उन कर्जों के बिना जो वह भी कभी चुकाता था, और उसके उन बेकार प्रोजेक्ट में पैसा बहाए बिना मैं आर्थिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में थी। मेरे पिता की संपत्तियों से आने वाले किराए, मेरी अपनी बचत और एस्क्रो खाते में मिलने वाले 2 लाख को मिलाकर मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी बहुत ही आराम से बिना किसी की मोहताज हुए गुजार सकती थी। मैं कोई करोड़पति नहीं थी, लेकिन मैं पूरी तरह से स्वतंत्र थी। रविवार की सुबह मैंने फोन का तार वापस लगाया। लगाते ही फोन बजने लगा। माँ, मैं पिछले 24 घंटे से आपको फोन कर रहा हूँ। आप कहाँ थी? मैं अपने घर पर थी, मैंने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया। तो आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी। राहुल एक पल के लिए चुप हो गया। उसे शायद इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। माँ, देखिए, मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। जब मैं ट्रिप से वापस आऊँगा तो हम बैठकर इसे सुलझा लेंगे। मुझे बस आपके लिए एक वादा चाहिए कि हमारे आमने सामने बैठकर बात करने से पहले आप कोई भी बड़ा या अचानक कदम नहीं उठाएगी। कैसा कदम? मैंने पूछा। जैसे वकीलों से बात करना या बैंक खाते बदलना या ऐसा ही कुछ और। तो यह बात थी। राहुल को डर था कि मैं उसके वापस आने और मुझे अपने भावनात्मक जाल में फंसाने से पहले ही अपने पैसों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लूंगी। राहुल, मेरे गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं 63 साल की हूँ। मैं तुम्हारी उम्र से भी ज्यादा सालों से अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती आई हूँ। मुझे अपने खुद के लिए पैसे संभालने के लिए तुम्हारी इजाजत या तुम्हारे मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन माँ, मेरे बिना आप कोई बहुत बड़ी और महंगी गलती कर सकते हैं। यह इतना हास्यास्पद था कि मुझे लगभग हंसी आ गई। वह आदमी जिसने मेरे 1 लाख डुबो दिए थे,
वह मुझसे महंगी गलतियां करने से बचने की चेतावनी दे रहा था। कैसी गलतियां राहुल? क्या वैसी गलतियां जैसी मैंने अपने बेटे पर अंधा भरोसा करने की? यह कोई न्याय की बात नहीं हुई माँ। तुम्हें पता है राहुल, न्याय क्या नहीं है? न्याय यह नहीं है कि पिछले 4 सालों में जब मैं भी पैसों के लिए परेशान होती थी, जब मैं भी मुझसे पूछते थे कि मेरा गुजारा कैसा चल रहा है, तब तुम मेरे सामने एक समझदार और फिक्रमंद बेटे का नाटक करते रहे। तब तुम बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मैं पैसों के लिए क्यों तरस रही हूँ, क्योंकि तुम मुझे लूट रहे थे। मैं आपके लूट नहीं रहा था माँ, मैं आपके पैसों को निवेश कर रहा था। तो वह पैसा अब कहाँ है? राहुल सन्नाटा। मैंने पूछा, वो 1 लाख कहाँ है? कुछ कुछ निवेशों में मुझे नुकसान हुआ, उनमें से अब कितने पैसे बचे हैं? काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। लगभग 4 लाख। 4 लाख 19 लाख में से सिर्फ 4 लाख बचे थे। मैं समझ गई। मैंने वो शांति बनाए रखी जो मेरे अंदर ही थी। नहीं, तुमने मेरे 15 लाख डुबो दिए हैं और अब तुम चाहते हो कि मैं अपना घर भी तुम्हारे हवाले कर दूं। मैं वो सब वापस ला सकता हूँ माँ। मुझे बस उस लोन की जरूरत है। मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे मैं फोन रख रही हूँ राहुल, और जब तुम दोबारा फोन करोगे तो मैं नहीं उठाऊंगी। मैंने फोन काट दिया और तार फिर से निकाल दिया। उसी दोपहर मैंने एक ऐसा काम किया जिसे मैं सालों से टाल रही थी। मैंने अपनी छोटी बहन आरती को फोन किया। आरती एक दूसरे राज्य में रहती थी। राहुल ने धीरे धीरे करके हम दोनों बहनों के बीच दूरियां पैदा कर दी थी। वह अक्सर मुझसे कहता था कि आरती मौसी हमेशा हमारे मामलों के दखल देती है और मुझ पर हावी होने की कोशिश करती है। आज मुझे समझ आ रहा था कि राहुल ऐसा क्यों कहता था, क्योंकि आरती उसकी असलियत पहचानती थी। मीरा दीदी फोन उठाते ही आरती की आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। आप ठीक तो है? हमने कितने सालों से बात नहीं की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरती, मैंने कहा। सच कहूँ तो मैं इतने सालों में आज पहली बार इतनी ठीक हूँ। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उस पारिवारिक यात्रा से मुझे बाहर निकालने से लेकर मेरे जाली हस्ताक्षरों, चोरी हुए किराए और मेरे घर की गिरवे रखने की कोशिश तक, सब कुछ। आरती पूरी बात के दौरान बिल्कुल चुप रही। वह सिर्फ तभी बीच में बोलती जब उसे कोई बात ठीक से समझ नहीं होती। जब मैं चुप हुई तो लाइन के दोनों तरफ एक भारी सन्नाटा था। दीदी, आरती ने आखिरकार कहा, क्या आपको याद है मैंने राहुल की शादी वाले दिन आपसे क्या कहा था? मुझे याद था। आरती ने मुझे एक कोने में ले जाकर कहा था कि राहुल जिस तरह से मुझसे बात करता है वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तब राहुल का बचाव किया था और आरती से कहा था कि वह मेरे बेटे को समझती नहीं है। हाँ, मुझे याद है, मैंने स्वीकार किया। तुमने कहा था कि राहुल मुझे अपनी माँ की तरह नहीं बल्कि अपने रिटायरमेंट प्लान की तरह देखता है। मुझे यह कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है दीदी, लेकिन वो बात आज सच साबित हो गई। आरती, मेरी आवाज पहली बार भर आई। मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूं। मैं उस इंसान की माँ कैसे बन रही हूँ जो मुझे सिर्फ एक एटीएम मशीन समझता है। आरती की आवाज बहुत कोमल लेकिन बेहद दृढ़ थी। शायद अब वक्त आ गया है दीदी कि आप उस तरह से उसकी माँ बनना छोड़ दें जैसे आप पिछले 50 सालों से थी। शायद अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ एक ऐसी औरत बने जो अपनी इज्जत करना जानती है। उस रात दशकों में पहली बार मैं यह सोचे बिना बिस्तर पर गई कि कल सुबह राहुल को मुझसे क्या चाहिए होगा। इसके बजाय मैंने खुद से पूछा कि मुझे क्या चाहिए, और जवाब बहुत स्पष्ट था। मुझे अपने ही बेटे से अपनी रक्षा करनी थी और अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। सोमवार को जब वह वापस आएगा तो उसे उस माँ का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसे वह छोड़कर गया था। सोमवार की सुबह उस पारिवारिक यात्रा से मुझे बाहर निकालने जाने की ठीक 1 हफ्ते बाद मैं अपनी रसोई में चाय पी रही थी जब मुझे बाहर राहुल की कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। वह अपनी तय योजना से एक दिन पहले ट्रिप से वापस आ गया था। मैंने खिड़की से उसे देखने के लिए दौड़ नहीं लगाई जैसा कि मैं पिछले 48 सालों से करती आ रही थी। मैंने उसका पसंदीदा नाश्ता बनाने के लिए हड़बड़ाहट में गैस नहीं जलाई। मैं बिल्कुल कुर्सी पर उसी मुद्रा में बैठी रही। मेरे सामने मेज पर वकील शर्मा जी के दिए गए सारे दस्तावेज और कागजात बहुत ही सलीके से फैले हुए थे। राहुल ने दरवाजा खटखटाया नहीं, हमेशा की तरह अपनी चाबी से ताला खोला और घर में ऐसे दाखिल हुआ जैसे कुछ बदला ही ना हो। माँ, मैं आ गया। उसने दालान से आवाज लगाई। उसकी आवाज में एक बनावटी खुशी और उत्साह था। आप कहाँ हैं? रसोई में, मैंने बिना अपनी जगह से हिले बहुत ही सपाट स्वर में जवाब दिया। मैंने उसके कदमों की आहट सुनी।
जो घर के अंदर आ रहे थे। उसे शायद यह देखकर अजीब लगा होगा कि मैंने उसके स्वागत के लिए कोई खास तैयारी नहीं की थी, कोई हलवा या कोई खीर नहीं बनाई थी। जब उसने रसोई की चौखट पर कदम रखा तो यह अचानक वहीं ठिठक गया। उसकी नज़र सीधे उस मेज पर पड़ी जहाँ सारे कागजात रखे थे। यह सब क्या है माँ? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ के कांपते हुए स्वर से यह साफ था कि वह पहले से ही सब कुछ समझ चुका था। दस्तावेज, मैंने चाय का एक और घूंट लेते हुए कहा, वो कानूनी दस्तावेज जो यह साबित करते हैं कि मेरा अपना बेटा पिछले 4 सालों से मेरे साथ क्या कर रहा था। राहुल धीरे धीरे मेज की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें उन कागजों को स्कैन कर रही थी। मैंने देखा कि कैसे उनका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने वकील की चिट्ठियों, फर्जी हस्ताक्षरों वाले पावर ऑफ अटर्नी और मेरे घर पर मांगे गए 50 लाख के लोन की कॉपी को पहचाना। वह कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। माँ, क्या मैं यह सब समझ सकता हूँ? बिल्कुल, मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मुझे समझाओ कि कैसे तुमने 4 साल तक वो पैसे चुराया जो कानूनी रूप से मेरा था। मुझे समझाओ कि तुमने मेरे जाली हस्ताक्षर कैसे किए। राहुल ने अपने बाल नोचते हुए मेरी तरफ देखा। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ बेटा नहीं लग रहा था जो 1 हफ्ते पहले मुझे ट्रिप से बाहर निकालते वक्त लग रहा था। अब वह एक ऐसा चोर लग रहा था जो के हाथों पकड़ा गया हो। देखिए माँ, जब नाना जी का निधन हुआ और उन्होंने वह संपत्ति आपके नाम छोड़ी तो मुझे पता था कि आपको कानूनी दांवपेच बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। मुझे लगा कि अगर मैं यह सब खुद संभाल लूँ तो यह हम दोनों के लिए आसान होगा। किसके लिए आसान? मैंने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा, या मेरे लिए ताकि तुम चुपचाप मुझे लूट सको। मैं आपको लूट नहीं रहा था, उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। मैं आपका पैसा सही जगह लगा रहा था ताकि वह बढ़ सके। मैंने शर्मा जी की एक चिट्ठी उठाई। इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि वकील शर्मा जी व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलना चाहते थे। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि वकील मुझसे बात करना चाहते हैं? राहुल ने मेरी नज़रों से बचने की कोशिश की। क्योंकि आप कानूनी भाषा सुनकर घबरा जाती। मैं सब कुछ ज्यादा अच्छे से संभाल सकता था। और वह फर्जी हस्ताक्षर? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तुमने हमेशा मुझसे जल्दबाजी में कई कागजों पर दस्तखत करवाए हैं, लेकिन तुमने बिना मेरी जानकारी के किसी कानूनी दस्तावेज पर मेरे हस्ताक्षर की नकल की। राहुल, क्या तुम जानते हो कि इसे धोखाधड़ी कहते हैं? यह गंभीर अपराध है। वह अपनी कुर्सी पर तन कर बैठ गया और एक पल के लिए मुझे उसमें वही पुराना घमंडी राहुल नजर आया जो सोचता था कि वह कुछ भी करके बच सकता है। अपराध में आपका बेटा हूँ। मैंने जो कुछ भी किया आपकी मदद करने के लिए किया। क्या आप सच में अपने ही बेटे को अपराधी कहेंगी जो सिर्फ अपनी माँ की सुरक्षा की कोशिश कर रहा था? सुरक्षा? मेरी आवाज अब मेरे नियंत्रण से बाहर हो रही थी। राहुल, जिन सालों में तुम मेरी सुरक्षा कर रहे थे, क्या तुम्हें याद है कि मैं आर्थिक रूप से कितना संघर्ष कर रही थी? क्या तुम्हें याद है जब मेरी पुरानी स्कूटी खराब हो गई थी और मुझे नई लेने के लिए कर्ज लेना पड़ा था? क्या तुम्हें याद है जब मैंने अपना इलाज महीनों तक सिर्फ इसलिए टाला क्योंकि मेरे पास डॉक्टर की फीस के पैसे नहीं थे? क्या तुम्हें याद है जब मैंने अपनी माँ के गहने बेचकर तुम्हें तुम्हारे घर के लिए लाख दिए थे? हाँ, लेकिन क्या? मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। जब मैं अपनी माँ के गहने बेच रही थी तब तुम्हारे पास वो मेरे लाखों पड़े थे। यह कैसी सुरक्षा थी राहुल? राहुल भी झटके से खड़ा हो गया और रसोई इधर उधर टहलते लगा। क्योंकि मैं आपके उस पैसों का निवेश कर रहा था। मैं उसे आपके लिए दोगुना करने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको हर एक निवेश के बारे में नहीं बता सकता था क्योंकि आप फालतू में चिंता करती लगती। वह रुककर मेरी तरफ पलटा। और वह निवेश कैसे रहे राहुल? मैंने पूछा। तुम्हारे उन महान निवेशों का क्या हुआ जिनमें तुमने मेरे लाखों लगा दिए? वह कुछ बड़बड़ाया। कुछ योजनाएं मेरी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाई। 19 लाख में से कितने बचे हैं? मैंने अपनी आवाज को बिल्कुल स्थिर रखते हुए कहा। मैंने आपको फोन पर बताया था, लगभग 4 लाख। मतलब तुमने मेरे 15 लाख डुबो दिए, और वह भी ऐसे निवेशों में जिनके बारे में तुमसे मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। उनसे मेरी तरफ देखा और पहली बार मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शुद्ध तिरस्कार। हाँ, मैंने पैसे खो दिए तो क्या हुआ? असली निवेशक जोखिम उठाते हैं। अगर आप हारने के लिए तैयार नहीं है
तो आप कभी जीत नहीं सकते। लेकिन आप यह बात कभी नहीं समझेगी, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ छोटे मोटे काम किए हैं और डर डर कर जी है। उसके शब्द किसी शारीरिक थप्पड़ की तरह लगे। मैं कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। छोटे मोटे काम, मैंने उन शब्दों को अपने दिमाग में दोहराया। छोटे मोटे काम, मैंने बहुत धीमी लेकिन धारदार आवाज में कहा। राहुल, उन छोटे मोटे कामों ने तुम्हें पाला है। उन्होंने तुम्हें खाना दिया, कपड़े दिए, तुम्हारी शिक्षा का खर्च उठाया। उन छोटे मोटे कामों ने तुम्हें तुम्हारी पहली कंप्यूटर क्लास दिलाई, तुम्हारी इंजीनियरिंग की फीस भरी। अब जब तुम चैन की नींद सोते थे, तब मैं रात के 2 बजे तक दूसरों के कपड़े सिलती थी। हाँ, मैंने छोटे मोटे काम किए, क्योंकि किसी को तो जिम्मेदारी उठानी थी। मैं जानता हूँ और मैं उस सब के लिए आभारी हूँ। लेकिन आभारी, मैं मेज की ओर करीब आ गई। अगर तुम आभारी होते राहुल, तो तुम मेरी पीठ के पीछे मेरे जाली हस्ताक्षर नहीं करते। तुम मेरा पैसा नहीं चुराते। वो चोरी नहीं है, वह वित्तीय प्रबंधक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, बिना मेरी जानकारी या सहमति के। मैंने मेज पर से लोन एप्लीकेशन का वह कागज उठाया जिस पर मेरा घर गिरवे रखने की बात लिखी थी। तो फिर मुझे यह समझाओ, ₹50 लाख का यह लोन जिसमें तुमने मेरा घर गिरवे रखा है, क्या यह भी तुम्हारा वित्तीय प्रबंधन है? राहुल का चेहरा अब पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था, मानो उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। वह कुछ बोल नहीं पाया। तुम मेरा घर, वो घर जहां मैंने 30 साल गुजारे हैं, उसे गिरवे रखकर ऐसा लोन लेने वाले थे जिसे तुम कभी नहीं चुका पाते। राहुल, अगर यह लोन पास हो जाता और तुम इसे नहीं चुकाते, तो बैंक मेरा घर छीन लेता। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। यह सिर्फ एक बहुत बड़ा अवसर था। अगर यह योजना सफल हो जाती, तो मैं लोन भी चुका देता और आपको भी आपके पैसे वापस दे देता। और अगर सफल नहीं होती, तो क्योंकि तुम्हारी योजनाएं वैसे ही सफल होती है जैसे तुमने मेरे 15 लाख डुबो दिए। राहुल थम से अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा और उसने अपना सिर मेज पर रख लिया। माँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे कुछ लोगों को बहुत सारे पैसे देने हैं। मुझे हर हाल में यह लोन चाहिए। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। बस सच बताओ राहुल, तुमने मेरे पैसे कहाँ डुबोए और तुम्हें लाखों किस लिए चाहिए? बहुत लंबी खामोशी के बाद उसने बिना सर उठाए फुसफुसाते हुए कहा, सट्टेबाजी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। क्या? क्रिकेट सट्टा और कुछ ऑनलाइन गैम्बलिंग, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। यह उतना बुरा नहीं है जितना लगता है। मेरे पास एक सिस्टम था, मुझे बस कुछ कर्ज तुरंत चुकाने हैं, वरना वो लोग 15 लाख, मेरे मुंह से बस यही शब्द निकले। मैंने पिता की संपत्ति से आए 15 लाख तुमने सट्टेबाजी में उड़ा दिए। हाँ, वो अचानक अपना सिर उठाकर चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह पछतावे के नहीं, बल्कि अपनी ही हताशे के आंसू थे। हाँ, मैंने आपके पैसे सट्टे में लगाए, लेकिन मैं वह सब जीतने के लिए कर रहा था। मैं जानता था कि मैं जीत सकता हूँ। मैं धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया का आखिरी कोना भी ठहर गया हो। सालों तक मैंने हर उस इंसान से, राहुल का बचाव किया था जिसने उसके चारित्र पर सवाल उठाया था। जब मेरी बहन आर्थिक शक करती थी, जब पड़ोसी ताने मारते थे, जब मुझे खुद भी कई बार अंदर से कुछ गलत लगता था, मैंने हमेशा अपने बेटे के लिए बहाने तलाशे थे। लेकिन इस बात का कोई बहाना नहीं था। राहुल, मैंने आखिरकार एक ऐसी शांति के साथ कहा जो मौत के सन्नाटे जैसी थी, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। क्या वह अविश्वास से मेरी तरफ देखने लगा। अपना सामान लो और मेरे घर से निकल जाओ अभी। माँ, आप मजाक कर रही है ना? मैं आपका बेटा हूँ। मैं मुसीबत में हूँ। मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैं कुर्सी से उठी और रसोई के दरवाजे की तरफ इशारा किया। हाँ, तुम मेरे बेटे हो और 50 सालों तक मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया। मेरा समय, मेरी जवानी, मेरी नींद, मेरा पैसा, मेरे सपने, सब कुछ। और तुमने उस प्यार और उस बलिदान का इस्तेमाल सट्टा खेलने, झूठ बोलने और मुझे सड़क पर डालने के लिए किया। यह चोरी नहीं थी। वह अभी भी उस बात पर अड़ा हुआ था। यह चोरी है राहुल, यह धोखा है और यह विश्वासघात है। वह मेरी तरफ लपका और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में अब एक जानवर जैसी दहशत थी। माँ, प्लीज, अगर आप मेरी एक आखिरी बार मदद कर दे, मैं कसम खाता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पाई पाई लौटा दूंगा। किस पैसे से राहुल? तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है जिस पर तुम टिक सको। तुम पर सट्टेबाजी का लाखों का कर्ज है और अब तुम्हारी योजना यह है कि मैं अपना इकलौता घर, अपनी आखिरी सुरक्षा
तुम्हारे सट्टे की लत के लेम्बे दाऊद पर लगा दूं। लेकिन माँ, अगर आप मदद नहीं करेगी तो मैं क्या करूँगा? अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार मुझे उसकी उस दयनीय आवाज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे अंदर वो माँ वाली तड़प नहीं उठी जो हमेशा उसकी हर समस्या सुलझाने के लिए दौड़ पड़ती थी। इसके बजाय मुझे उसके प्रति सिर्फ एक पूर्ण और गहरी उदासीनता महसूस हुई। तुम्हारी समस्याएं अब मेरी समस्याएं नहीं है, राहुल, मैंने कहा और मुख्य दरवाजे की तरफ चलने लगी। मैंने दरवाजा खोला और बाहर की तरफ इशारा किया। बाहर निकलो और तब तक इस घर में कदम मत रखना जब तक तुम्हारे पास मेरे वो बचे हुए 4 लाख ना हो। माँ, उसने रोते हुए कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस दरवाजे को पकड़े खड़ी रही। उसने देखा कि मेरे चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, कोई पिघलाव नहीं था। आखिरकार हार मानकर वह भारी कदमों से बाहर निकला। वह अपनी कार तक गया, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, शायद इस उम्मीद में कि मैं हमेशा की तरह टूट जाऊंगी। उसे वापस बुला लूंगी, उसे गले लगा लूंगी और कहूंगी कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं दरवाजे पर तब तक पत्थर की तरह खड़ी रही जब तक उसकी कार सड़क के उस मोड़ से गायब नहीं हो गई। फिर मैंने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार मैंने खुद को पूरी तरह से आजाद महसूस किया। राहुल के जाने के बाद के पहले कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे, लेकिन यह मुश्किल उसे याद करने या उसकी कमी महसूस करने की वजह से नहीं थी, बल्कि उस भयानक सन्नाटे की वजह से थी जो 50 साल तक मेरा फोन उसकी जरूरतों, उसकी मांगों और उसके द्वारा पैदा किए गए संकटों के कारण लगातार बदता रहता था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। शुरुआत में यह सन्नाटा मुझे डराता था। मैं सुबह उठती और सोचती कि अब मुझे क्या करना है। वो मीरा कौन है जिसे किसी की समस्या नहीं सुलझानी? लेकिन धीरे धीरे वह सन्नाटा मेरी सबसे बड़ी शांति बन गया। मुझसे टकराने के लिए पहले हफ्ते में राहुल ने मुझे 17 बार फोन किए। मैंने एक भी फोन नहीं उठाया। फिर उसके मैसेज आने शुरू हुए। हर मैसेज पिछले वाले से ज्यादा हताश और डरावना था। माँ, हमें बात करनी होगी। माँ, जिन लोगों का मुंह पर कर्ज हो बहुत खतरनाक है, वो इंतजार नहीं करेंगे। माँ प्लीज, बस मेरी नई योजना सुन लीजिए। माँ, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वह मुझे मार डालेंगे। उस आखिरी मैसेज ने मेरे अंदर की माँ को लगभग पिघला ही दिया था। मैं फोन उठाकर उसे वापस बुलाने ही वाली थी, लेकिन तभी मुझे अपनी बहन आरती की बात याद आ गई। दीदी, सट्टेबाजों और झुर्रियों के पास हमेशा एक नया संकट होता है, हमेशा एक नई योजना होती है, और अगर आप उन्हें तुरंत पैसे दे देती तो वह हमेशा की किसी न किसी जानलेवा खतरे में होने का नाटक करते हैं। मैंने फोन वापस रख दिया। जब राहुल के मैसेज काम नहीं आए तो उसने दूसरे पैतरे आजमाने शुरू किए। वह अलग अलग समय पर मेरे घर के बाहर आकर घंटी बजाता रहता। कभी वह अपने साथ फूल लेकर आता तो कभी अपनी पत्नी प्रिया को साथ लाता। प्रिया दरवाजे के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से रोने का नाटक करती और कहती कि राहुल बदल गया है, उसे बस एक आखिरी मौका चाहिए। मैंने कभी दरवाजा नहीं खोला। तीसरे हफ्ते राहुल अपनी पूरी फौज लेकर आ गया। वह अपने साथ उसी चाचा जी को लेकर आया जो उस पारिवारिक ट्रिप में मजे से गए थे, लेकिन जिनके पास मेरे लिए जगह नहीं थी। मैंने अपनी खिड़की के पर्दे के पीछे से उन्हें बाहर सड़क पर खड़े देखा। मीरा, दरवाजा खोलो, चाचा जी सड़क से ही चिल्ला रहे थे। परिवार को तुमसे बात करनी है। राहुल एक बहुत ही होनहार और अच्छा लड़का है। उसे एक गलती हो गई तो क्या तुम उसे सड़क पर छोड़ दोगी? आस पड़ोस की औरतें अपने छज्जों पर आ गई थी। राहुल उन्हें देखकर और भी ज्यादा नाटक करने लगा। मेरी माँ को उन वकीलों ने भड़का दिया है जो सिर्फ हमारा पैसा हड़पना चाहते हैं, वो पड़ोसियों को सुनते हुए कह रहा था। बहुत ही जल्दी पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी की यह कहानी फैल गई। अचानक मैं वह क्रूर और पागल माँ बन गई जिसने अपने ही इकलौते बेटे को उसकी जरूरत के वक्त घर से निकाल दिया था। जिन पड़ोसनों के बच्चों को मैंने सालों तक खिलाया था, उन्होंने मुझसे नजरें चुरानी शुरू कर दी। कुछ मुझे तरस भरी नजरों से देखने जैसे मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हूँ। केवल मेरी बहन आरती और वकील शर्मा जी ही पूरी सच्चाई जानते हैं। दीदी, आरती ने मुझे एक रात फोन पर बताया। उसे बदनामी की साजिश कहते हैं। जब चालाक और धोखेबाज लोग अपने शिकार पर नियंत्रण खो देते हैं तो वह यही करते हैं। वह आपके आसपास के लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं ताकि आप टूट जाए। उस पूरी घटना के लगभग 1 महीने बाद मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे मैं सालों से बचती आ रही थी। मैंने अपना घर बेचने का फैसला कर लिया।
भारतीय समाज में जिस घर में आपने अपनी पूरी जिंदगी बिताई हो उसे बेचना एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता है। लेकिन जब वकील शर्मा जी ने मुझे बताया था कि राहुल ने बिना मेरी जानकारी के मेरे घर को गिरवे रखने की कोशिश की थी, तभी मैं समझ गई थी कि मैं इस घर में कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाऊंगी। हर रात मुझे यही डर सताता था कि कहीं राहुल कोई नया जाली कागज बनाकर मेरे सिरे से छत ना छीन ले। इस घर का हर एक कोना उस अनगिनत बलिदानों की याद दिलाता था जिनकी कभी कोई कदर नहीं की गई। घर बहुत जल्दी बिक गया। घर की बिक्री से मिले पैसे, एकड़ों खाते में वापस मिले 2 लाख, मेरे पिता की संपत्तियों से आने वाला किराया और मेरी अपनी जीवन भर की बचत, इन सब को मिलाकर मेरे पास इतना पैसा हो गया था कि मैं शहर के दूसरे हिस्से में एक सुरक्षित और अच्छी सोसाइटी में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट खरीद लिया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि अभी भी मेरे पास अपनी बाकी की जिंदगी बिना किसी आर्थिक चिंता के गुजारने के लिए काफी बैंक बैलेंस बचा था। राहुल को घर बिकने की बात तब पता चली जब वह एक दिन हमेशा की तरह मुझे ब्लैकमेल करने आया और उसने वहां नए मालिकों को अपना सामान अंदर रखते हुए देखा। मेरे पुराने पड़ोसियों ने मुझे फोन करके बताया कि राहुल ने बीच सड़क पर कैसा तमाशा किया था। वह पागलों की तरह चीख रहा था कि मुझे उसकी विरासत को बिना उससे पूछे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। उसने मुझे कोर्ट में घसीटने की धमकियां दी। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैं परिवार को बर्बाद कर रही हूँ। उसकी हालत इतनी बेकाबू हो गई थी कि नए मकान मालिकों को पुलिस बुलानी पड़ गई। उसी रात मुझे राहुल का आखिरी फोन आया। यह वो नंबर था जिसे मैंने अभी तक ब्लॉक नहीं किया था। माँ, उसकी आवाज पूरी तरह से टूटी हुई थी। आपने घर बेच दिया? हाँ, मैंने बहुत ही सामान्य स्वर में जवाब दिया। वो घर एक दिन मेरा होने वाला था। नहीं राहुल, वो घर मेरा था। मैंने उसे अपने 30 साल की दिन रात मेहनत से बनाया था, लेकिन वो कभी तुम्हारा नहीं था। लेकिन मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। आपके पास जो कुछ भी है वो सब मेरा होना चाहिए। क्यों? मेरा यह सीधा सा सवाल उसे पूरी तरह से चौंका गया। मतलब क्या है आपका? क्यों? क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका परिवार हूँ। 50 सालों तक मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया। राहुल, मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, और तुमने मेरे प्यार का इस्तेमाल मुझे लूटने, मुझसे झूठ बोलने और मुझे बेघर करने की कोशिश में किया। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझसे अब और कुछ भी पाने का हकदार हो क्योंकि मैं परिवार हूँ? वह रोते हुए गिड़गिड़ाया। नहीं, मैंने एक ऐसी स्पष्टता के साथ कहा जिसने मुझे खुद हैरान कर दिया। परिवार चोरी नहीं करता, परिवार झूठ नहीं बोलता, परिवार आपको सड़क पर लाने की साजिश नहीं रचता। तुम मेरे परिवार नहीं हो राहुल, तुम बस एक अजनबी हो जो इत्तेफाक से मेरा बेटा है। माँ, आप ऐसा नहीं कह सकती। मैं कह सकती हूँ और मैं कह रही हूँ। मैंने फोन काट दिया। अगले ही दिन मैंने अपना फोन नंबर बदल लिया। मैंने अपने बैंक खाते किसी और ब्रांच में ट्रांसफर करवा लिए। मैंने अपनी जिंदगी से उस हर एक तार को काट दिया जो मुझे उस धोखेबाज इंसान से जोड़ता था। अगले 6 महीने पूरी तरह से पुनर्निर्माण के महीने थे। मैंने अपने नए फ्लैट को उन चीजों से सजाया जो मुझे पसंद थी, ना कि उन चीजों से जो पीढ़ियों से परिवार में चली आ रही थी। मैंने पेंटिंग की क्लास लेनी शुरू की, एक ऐसा शौक जिसे मैं हमेशा से पूरा करना चाहती थी, लेकिन राहुल की जरूरतों के आगे कभी समय ही नहीं निकाल पाई। मैंने सोसाइटी की लाइब्रेरी में एक रीडिंग ग्रुप ज्वाइन किया। दशकों में पहली बार मैंने अपनी दोस्त बनाई। वो मेरी उम्र की औरतें थी जिनकी अपनी कहानियां थी, अपने संघर्ष थे और अपनी जीत थी। वह औरतें मुझे राहुल की माँ के रूप से नहीं बल्कि मीरा के रूप से जानती थी। मेरी बहन आरती हर महीने मुझसे मिलने आती थी और अब हमारी बातचीत का विषय राहुल की समस्याएं नहीं होती थी। हम किताबों की बात करते, नई रेसिपी आजमाते और अपने लिए जीने की बात करते। मुझे कुछ रिश्तेदारों से पता चला कि राहुल का अपना घर भी बिक गया है। प्रिया उसे छोड़कर चली गई और वह अब अपने दोस्तों के यहाँ धक्के खा रहे हैं। इसी किसी में मेरी क्रूरता की झूठ कहानियां सुनाते हैं। यह सब सुनकर मुझे ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। मुझे सच में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पिछले हफ्ते जब मैं शनिवार की शाम अपनी सोसाइटी के बाहर वाले बाजार में सब्जी खरीद रही थी, मेरी नज़र एक युवा महिला और उसके छोटे से बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा चलते चलते गिर गया था और रो रहा था। उसकी माँ ने तुरंत अपना सामान जमीन पर रखा, उसे गोद में उठाया, उसके घुटने को सहलाया और चूमकर चुप कराने लगी। उस माँ की आंखों में जो ममता और बेचैनी थी उसे मैंने तुरंत पहचान लिया।
यह बिल्कुल वही ममता थी जो मैं राहुल के बचपन में उसके लिए महसूस करती थी। उस पल मेरे सीने में एक अजीब सी टीस उठी। यह टीस उस राहुल के लिए नहीं थी जो वह आज जान बन चुका था, वह बल्कि छोटे से मासूम बच्चे के लिए थी जो कभी डरावने सपने देखने पर दौड़कर मेरे गले लग जाता था, जो स्कूल से लौटकर मुझे अपनी ड्राइंग दिखाता था और कहता था कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी माँ हूँ। लेकिन वह मासूम बच्चा अब कहीं खो चुका था। वह बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बन गया था जो अपने ही जन्म देने वाली माँ को सिर्फ एक बैंक खाता, एक एटीएम मशीन और एक संपत्ति के रूप में देखता था। मुझे यह चुनना था कि या तो मैं जीवन भर उसकी शिकार बनी रहूं या फिर खुद अपनी रक्षक बनूं। मैंने खुद को चुना। आज सुबह जब मैं अपनी छोटी लेकिन धूप से भरी हुई रसोई में अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैंने उस औरत के बारे में सोचा जो मैं 6 महीने पहले तक हुआ करती थी। वह औरत जो हमेशा दूसरों को जरूरतों के लिए जीती थी, जिनके कभी यह नहीं सीखा कि अपनी सीमाएं कैसे तय की जाती है, जो लगातार अपने बलिदानों को ही अपना प्यार समझती थी। अगर वह पुरानी मीरा आज जिंदा होती तो वह राहुल के हर बुरे बर्ताव को सही ठहराने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती। वह अपने बेटे के सट्टेबाजी के कर्ज को चुकाने के लिए अपना घर बेच देती और अपनी बाकी की जिंदगी एक ऐसे इंसान की गुलामी और तिरस्कार सहते हुए गुजार देती जिसने कभी उसकी कदर ही नहीं की। लेकिन वो पुरानी मीरा उसी दिन मर गई थी जिस दिन राहुल ने मुझे उस पारिवारिक यात्रा से बाहर निकाला था। उस पुरानी मीरा की जगह एक नई औरत ने जन्म लिया, एक ऐसी औरत जो अब यह समझ चुकी है कि सच्चे प्यार में सम्मान, ईमानदारी और बराबरी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ऐसी औरत जो यह जानती है कि अपनी दिमागी शांति और अपना आत्मसम्मान को बचाने के लिए कभी कभी अपनी जिंदगी के सबसे जहरीले लोगों को खुद से दूर करना ही पड़ता है, फिर चाहे वह जहरीले लोग आपके अपने सगे बच्चे ही क्यों ना हो। 64 साल की उम्र में आज मैं यह सीख रही हूँ कि जब मैं किसी और की देखभाल नहीं कर रही होती हूँ तब मैं असल में कौन हूँ। मुझे पता चल रहा है कि मेरे हाथों में जादू है और मैं अपनी बालकनी में बहुत अच्छे पौधे उगा सकती हूँ। मुझे पता चल रहा है कि मैं कैनवास पर बहुत सुंदर रंग भर सकती हूँ और मुझे अकेलेपन से कोई डर नहीं लगता। मैं सीख रही हूँ कि मैं किसी के द्वारा इस्तेमाल हुए बिना भी दयालु हो सकती हूँ। मैं बिना ब्लैकमेल हुए भी प्यार कर सकती हूँ और सबसे बड़ी बात मैं यह सीख रही हूँ कि दुनिया की सबसे मीठी आज़ादी वह आज़ादी है जो आपको उन लोगों की उम्मीदों से मुक्त कर देती है जिन्होंने कभी आपकी असली कीमत नहीं समझी। कुछ लोग, खासकर मेरी सोसाइटी की कुछ पुरानी सोच वाली महिलाएं, आज भी मुझसे पूछती है कि क्या मुझे राहुल की याद नहीं आती, क्या मुझे अपने पर कोई पछतावा नहीं है। मेरा जवाब होता है बिल्कुल नहीं। मुझे उस निरंतर घबराहट की कोई याद नहीं आती कि आज सुबह उठकर मुझे बेटे की कौन सी नई मुसीबत सुलझानी पड़ेगी। मुझे उस डर की कोई याद नहीं आती जब मुझे घर में एक एक शब्द नाप तोल कर बोलना पड़ता था ताकि उसका गुस्सा ना भड़क जाए। हाँ, मुझे एक चीज की याद जरूर आती है और वह है एक भ्रम, यह भ्रम कि मेरा एक भरा हुआ परिवार है जो मुझसे प्यार करता है। लेकिन भ्रम चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, आप उनके सहारे अपनी पूरी जिंदगी नहीं काट सकती। वास्तविकता हमेशा भ्रम से बेहतर होती है, भले ही वह शुरुआत में कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे। वास्तविकता यह है कि मैं अपने आप में एक पूरी और मुकम्मल औरत हूँ। अपनी इस कहानी के जरिए मैं हर उस माँ, हर उस पिता और हर उस बुजुर्ग इंसान को जीवन का एक बहुत बड़ा सबक देना चाहती हूँ जो अपने बच्चों को प्यार में अंधे होकर अपना सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि कभी भी किसी भी हालत में किसी कानूनी कागज या मुक्तनामे यानी पावर ऑफ अटर्नी पर बिना उसे पढ़े और समझे हस्ताक्षर ना करे। अगर कोई आपसे कहे कि यह सिर्फ औपचारिकता है तो वहीं रुक जाए और अपने वकील से खुद बात करे। दूसरी बात, अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई, अपनी एफडी और अपनी संपत्ति के असली कागजात हमेशा अपने नियंत्रण में रखे। उन्हें किसी सुरक्षित बैंक लॉकर में रखे जिसे सिर्फ आप लोग खोल सके। तीसरी बात जो मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखी है यह वो है कि जब आपका अपना बच्चा या कोई रिश्तेदार आपसे कहे कि आपको यह वित्तीय बातें समझ नहीं पाएगी, मैं सब संभालूंगा, तो समझ लीजिए कि यह खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। अपने पैसों का हिसाब खुद रखना सीखे, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। चौथी और सबसे अहम बात, आज के इस डिजिटल दौर में
अपने बैंक के मैसेज, अलर्ट, अपने यूपीआई का पिन और अपने बैंकिंग पासवर्ड हमेशा अपने उसी फोन में रखें जो आपके पास रहता है। किसी को भी अपनी बैंकिंग ऐप का नियंत्रण ना दे। और आखिरी बात, प्यार अपनी जगह है और आर्थिक सुरक्षा अपनी जगह। भरोसा करें लेकिन हमेशा जांच पड़ताल भी करें। आपकी आर्थिक आज़ादी ही आपके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सम्मान है। इसे किसी भी भावनात्मक दबाव में आकर छीनने ना दे। आज जब मेरी इस नई और आज़ाद जिंदगी पर सूरज ढल रहा है, मैं अपनी बालकनी में बैठी हूँ। मेरे हाथ में चाय का प्याला है और मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून है। मैं हवा में अपना प्याला उठाती हूँ और एक खामोश सलाम करती हूँ उस औरत को जो मैं कभी हुआ करती थी और उस औरत को जो मैं आज बन चुकी हूँ। 64 साल में पहली बार मैं बिल्कुल उसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। मैं अपने साथ हूँ, मैं शांत हूँ और मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। अगर मेरी इस कहानी ने, मेरे इस अकेलेपन ने और मेरी इस लड़ाई ने आपके दिल के किसी भी तार को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी सच्ची और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां मैं आप तक पहुंचा सकूं। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपने या आपके आसपास किसी ने कभी अपने से ऐसा धोखा खाया है। आप किस शहर से मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, मुझे लिखकर जरूर बताइए। आपके कमेंट मुझे यह एहसास दिलाते हैं कि इस दुनिया में मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई तो है। अपना और अपने आत्मसम्मान का हमेशा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।